अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लाला का लालच। गिरीश बचपन में ही एक दुर्घटना में अपने परिवार से बिछड़ गया था। उसे पालने पोसने वाला अब कोई नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। गिरीश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन वो अकेला एक रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में आम का एक घना पेड़ था। बहुत तेज धूप है, थोड़ी देर उस पेड़ की छांव में लेट जाता हूँ। गिरीश पेड़ की ठंडी छांव में सुस्ताने के लिए लेट गया। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि पेड़ पे लगे आमों से ही आज भूख मिटा लेता हूँ। बड़ी भूख लगी है, सोने से पहले कुछ आम ही खा लेता हूँ। जैसे ही उसने आम तोड़ने के लिए पत्थर उठाया, उसे किसी की आवाज आई। रुको, कृपया पत्थर मत मारो। गिरीश ने आसपास देखा, वहाँ कोई इंसान नहीं था। फिर उसे एक छोटी सी चिड़िया दिखाई दी। उसे यकीन नहीं हुआ कि ये चिड़िया ही बोल रही है। लेकिन तभी चिड़िया फिर से बोली, अगर तुम पत्थर फेंकोगे तो मेरा घोंसला टूट जाएगा। मुझे बड़ी भूख लगी है, इसलिए आम खाना चाहता था। लेकिन कोई बात नहीं, तुम डरो मत, मैं पत्थर नहीं मारूंगा, कुछ और इंतजाम कर लूंगा। गिरीश की दयालुता देखकर वो बोली, तुम कितने दयालु हो। 2 मिनट रुको, मैं अभी आई। चिड़िया उड़ी और कहीं चली गई। कुछ ही देर में लौटी। उसके मुंह में एक चमकता मोती था। उसने वो मोती गिरीश को दे दिया और बोली, इस मोती को बाजार में बेचोगे तो तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। फिर उन पैसों से तुम्हें जो मन करे तुम खा लेना। धन्यवाद प्यारी चिड़िया, इससे मेरा आज के खाने का काम तो हो ही जाएगा। आज ही नहीं, मैं तुम्हें रोज एक मोती दे दिया करूंगी। बदले में तुम आने जाने वालों से मेरे घोंसले की रक्षा कर देना। चिड़िया का प्रस्ताव सुन के गिरीश खुशी खुशी राजी हो गया। गांव में जाकर वो मोती उसने एक लाला को दिया और बदले में कुछ पैसे ले लिए। उन पैसों से उसने भरपेट खाना खाया। अब गिरीश रोज उस पेड़ के नीचे जाता और आने जाने वाले लोगों को पत्थर मारने से मना करता और घोंसले की रखवाली करता। चिड़िया उसे रोज एक मोती दे देती। गिरीश रोज मोती लाला को देके खाने के लिए पैसों का इंतजाम कर लेता। वो मोती नायाब थे। एक दिन लाला ने सोचा, जरूर इस लड़के के पास कोई खजाना है, मुझे छुपके इसका पीछा करना चाहिए। लाला ने गिरीश का पीछा किया। उसने सब देख लिया। तो ये बात है, खजाना इस चिड़िया के पास है। कल मैं इस चिड़िया का पीछा करूंगा। अगले दिन लाला ने चिड़िया का पीछा किया। लाला चिड़िया के पीछे पीछे भागता है। उसने देखा कि चिड़िया दूसरे एक पेड़ के कोतर में जाती है और वहाँ से मोती लेके आती है। ओह, तो यहाँ है खजाना। चिड़िया के जाने के बाद लाला उसी पेड़ के पास गया और उसने मोती निकालने के लिए कोतर में हाथ डाला। लेकिन ये क्या? कुछ ही पलों में लाला चिल्लाते हुए भागा। अरे कोई बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया, कोई बचाओ रे। दरअसल उस कोतर में चिड़िया का एक मित्र नागराज रहता था। वो ही उसे रोज मोती लाके दिया करता था। वहाँ कोई खजाना नहीं था। लाला को चिल्लाते देख गिरीश दौड़ के पहुंचा और उसने तुरंत एक जड़ी बूटी वाले पेड़ की पत्तियां तोड़ के लाला के हाथ पे मसल दी। लाला जी, ये लगा लीजिए, इससे आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। जहर सूख गया और लाला बच गया। लाला ने गिरीश को पूरी बात बताई और उससे माफी मांगी।
मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारा पीछा किया और मुसीबत में फंस गया। कोई बात नहीं लाला जी, आपकी जान बच गई, मेरे लिए ये सबसे जरूरी है। तुम कितने अच्छे हो। आज से तुम मेरे ही घर चलो और मेरे ही साथ रहो। उसके बाद लाला ने गिरीश को अपने ही यहाँ काम पे रख लिया और उसकी लालन पालन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। गिरीश के दया भाव ने उसकी सारी समस्याएं दूर कर दी और वहीं लाला को भी लालच नहीं करने का सबक मिल गया। गट्टू चिंकी की पतंगबाजी। मकर संक्रांति का दिन था। मम्मी किचन में बिजी थी। पापा सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे और गट्टू चिंकी पतंग की तरह हॉल में इधर उधर तैर रहे थे। पतंगबाजी करने के लिए दोनों बेसब्र थे। पापा चलिए ना पतंग लाने। हाँ, बस 5 मिनट। न्यूज़ देख लूं फिर चले जाएंगे। कल कह रहे थे कल जाएंगे, आज कह रहे हो बस 5 मिनट। तभी हाथ में रंगीन पतंग लेकर सोसाइटी के बच्चे आए और गट्टू चिंकी से कहने लगे, तुम दोनों पतंग उड़ाने नहीं आ रहे हो? हम सब ऊपर छत पर पतंग उड़ाने जा रहे हैं। ये सुनकर गट्टू चिंकी और ज्यादा नाराज हो गए। तुम सब लकी हो यार, तुम्हारे हाथ में पतंग फड़फड़ा रहे हैं। हमने तो अभी तक पतंग भी नहीं खरीदे। अरे जल्दी जाओ, नहीं तो सारे पतंग खत्म हो जाएंगे। ऐसा कहकर बच्चे अपनी अपनी पतंग लेकर चले गए। 5 मिनट खत्म हो गए और पापा बोले, चलो बच्चों पतंग खरीद कर लाते हैं। गट्टू चिंकी खुश हो गए। हाँ पापा जल्दी चलो। तभी मम्मी ने किचन से आवाज लगाई, अरे कोई तो मेरी मदद करो, त्योहार का दिन है, अकेले क्या क्या करूं? रेवड़ियाँ बनानी है, तिल गुड़ के लड्डू बनाने हैं, खाना भी बनाना है। मम्मी की बात सुनकर गट्टू चिल्लाया, अरे मम्मी हम पतंग लाने जा रहे हैं। बाद में जाना, पहले मेरी मदद करो। पापा आप खड़े क्यों हो, चलो ना। अरे पतंग कहाँ भागे जा रहे हैं? तुम जाकर मम्मी की मदद करो, बेचारी अकेले काम कर रही है। तब तक मैं न्यूज़ देखता हूँ। ऐसा कहकर पापा फिर से न्यूज़ देखने बैठ गए। गट्टू चिंकी को बहुत गुस्सा आया। बेचारों ने गुस्सा कंट्रोल किया और किचन में भागे। गट्टू तुम जरा ये गुड़ बारीक कर दो और चिंकी तुम ये तिल कूट दो, तब तक मैं काजू बादाम के टुकड़े करती हूँ। गट्टू गुड़ बारीक करने लगा, चिंकी तिल कूटने लगी। फिर मम्मी ने घी में गुड़ डाला और फिर कूटा हुआ तिल और ड्राई फ्रूट गुड़ में डालकर मिश्रण तैयार किया। अब बस लड्डू बनाने में मेरी मदद करो, बाकी मैं सब कर लूंगी। मम्मी। नाराज गट्टू चिंकी मम्मी के साथ मिलकर तिल गुड़ के लड्डू बनाने लगे। आधे घंटे बाद सारे लड्डू बन गए। चलो मम्मी बाय। भागो। ऐसा कहकर दोनों किचन से भाग गए। अरे लड्डू तो खाकर जाओ, सुनो। न्यूज़ देखते देखते पापा ने गट्टू चिंकी को भागते हुए देखा तो पापा चिल्लाए, अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ। और पापा भी दोनों के पीछे दौड़ पड़े। गट्टू चिंकी दुकान में आए तो उन्हें एक भी पतंग लटकी हुई नहीं दिखी। अंकल पतंग कहाँ है? बेटा पतंग तो सारी खत्म हो गई, आपको जल्दी आना चाहिए था। ये सुनते ही गट्टू चिंकी की आंख में आंसू आ गए। वो रोते हुए पीछे की तरफ मुड़े तो पापा पीछे खड़े थे। क्या हुआ बच्चों? गट्टू चिंकी ने पापा से बात तक नहीं की। दोनों रोते हुए घर की तरफ भाग गए। गट्टू चिंकी घर आए तो दरवाजे पर मम्मी खड़ी थी। क्या हुआ, नहीं मिली पतंग? हमें किसी से बात नहीं करनी। ऐसा कहकर दोनों गुस्से से अपने कमरे में निकल गए। थोड़ी देर बाद हाथ में एक बैग लेकर पापा आए तो मम्मी पूछने लगी, क्या हुआ बच्चों को? दोनों काफी गुस्सा है। हमारी गलती है सब। हमें पहले से पतंग का इंतजाम कर लेना चाहिए था। पतंग खत्म हो गई, इसलिए गुस्सा है दोनों। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब कैसे समझाएं बच्चों को? ये आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं, दुकान से कुछ रंगीन कागज और पतंग का सामान लाया था। देखते हैं बनाकर, बने तो ठीक, नहीं तो क्या करें। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मैं पतंग बनाना जानती हूँ। क्या कह रही हो? बात बन गई फिर तो। फिर क्या था,
मम्मी पापा के साथ मिलकर पतंग बनाने लगी। मम्मी ने सारे सामान का ठीक ठीक उपयोग किया और 5 पतंग बनकर तैयार हो गईं। आप बच्चों को लाइए, मैं छत पर जाती हूँ। पापा बच्चों के कमरे में आए। गट्टू चिंकी रो रहे थे। पापा को देखकर दोनों और गुस्सा हो गए। पापा प्लीज आप जाइए, हमें आपसे बात नहीं करनी। मैं तुमसे बात करने नहीं, बस ये कहने आया था कि ऊपर छत पर तुम्हारी मम्मी पतंग उड़ा रही है। ये सुनकर गट्टू चिंकी चौंक गए। क्या सच? तुम खुद चलकर देख लो। गट्टू चिंकी पापा के साथ छत पर पहुँचे तो मम्मी पतंग उड़ा रही थी। गट्टू चिंकी आओ, कितना मजा आ रहा है। मम्मी ये पतंग कहाँ से लाए आपने? तुम्हारी मम्मी ने खुद बनाए हैं, 1 नहीं 5। सच मम्मी? आपने कैसे बनाए? जैसे तुम दोनों ने तिल गुड़ के लड्डू बनाए। चलो पतंगबाजी करते हैं। फिर क्या था, गट्टू चिंकी भी पतंग की तरह हवा में तैरने लगे और मम्मी पापा के साथ मिलकर पतंगबाजी का आनंद लेने लगे। टिकटॉकर गट्टू। पापा गट्टू को आवाज लगाते हैं, गट्टू इधर आओ। गट्टू आता है। क्या बात है पापा? मेरे मोबाइल में टिकटॉक तुमने इंस्टॉल किया? इतने में चिंकी आती है और पापा से कहती है, हाँ पापा, भैया टिकटॉक पर वीडियोस अपलोड करते हैं। उनके तो 2 मिलियन फॉलोअर बन चुके हैं। सॉरी पापा, मैंने आपको ये बात नहीं बताई। मुझे लगा आप गुस्सा हो जाएंगे। अरे इसमें सॉरी की कोई बात नहीं। अपनी कला का प्रदर्शन करना बुरी बात नहीं होती। बस ये बात मुझे बतानी चाहिए थी। खैर चलो, जरा दिखाओ कौन कौन सी वीडियो बनाते हो तुम। आप सच में देखना चाहते हो तो आप मोबाइल पकड़िए, मैं एक्ट करता हूँ। पापा टिकटॉक शुरू करते हैं और गट्टू का वीडियो शूट करते हैं। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। और इस प्रकार गट्टू का वीडियो बन जाता है। अब ये वीडियो एडिट करता हूँ और अपलोड करता हूँ, फिर देखना कमाल। और गट्टू वीडियो एडिट करके अपलोड करता है। देखिए पापा, वीडियो अपलोड होते ही लाइक्स और कमेंट्स आना शुरू हो गए। 1 मिनट में 450 व्यूज आए हैं। शाम तक 1-1.5 लाख व्यूज आ ही जाएंगे। फिर क्या था, गट्टू रोज सुबह शाम दिन रात वीडियोस बनाने लगा और टिकटॉक पर अपलोड करने लगा। थोड़े ही दिनों में गट्टू को टिकटॉक की आदत लग गई और वो खाना पीना भी भूल गया। गट्टू चलो, टिफिन तैयार है, फटाफट नाश्ता कर लो, स्कूल जाना है। मम्मी बस 1 मिनट में आया। अरे भाई गट्टू, मेरा मोबाइल दे दो, ऑफिस निकलना है मुझे। बस पापा 1 मिनट। लगता है तुम्हें टिकटॉक की बुरी आदत लग चुकी है। मोबाइल दे दो और नाश्ता करो, जाओ। गट्टू पापा को मोबाइल दे तो देता है पर परेशान हो जाता है। गट्टू स्कूल आता है। क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे, फिर भी उसका ध्यान कहीं और था। तब उसका दोस्त हरी दबी आवाज में पूछता है, क्या हुआ गट्टू? अरे यार, मेरे फॉलोअर तो काफी बढ़ गए हैं पर व्यूज ही नहीं बढ़ रहे। कल सिर्फ 50,000 व्यूज थे। तू टिकटॉक पर पोएम्स के वीडियोस डालेगा तो खाक व्यूज बढ़ेंगे। मेरी तरह सिनेमा के डायलॉग डालना शुरू कर, मेरे तो 2 मिलियन व्यूज आते हैं। क्या कह रहा है यार, मुझे भी वही करना होगा। गट्टू और हरी को बातें करते हुए टीचर देख लेते हैं और दोनों को क्लास से भगा देते हैं। ओए टिकटॉकर्स, आउट ऑफ माय क्लास। गट्टू और हरी क्लास के बाहर जाते हैं। रात को खाना खाते वक्त पापा पूछते हैं, ये गट्टू कहाँ है? वो वीडियो बना रहा है, खाना भी नहीं खाता और पढ़ाई भी नहीं करता। पापा, आज तो भैया को टीचर ने क्लास से निकाल दिया। क्लास में भी वो बस टिकटॉक की बातें करते हैं। रुको, मैं जाकर देखता हूँ। गट्टू सिनेमा का डायलॉग शुरू कर रहा था। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तभी पापा आते हैं। गट्टू चलो खाना खा लो। बस 1 मिनट पापा। सुना नहीं मैंने क्या कहा? गट्टू पापा के कहने पर खाना खाने चला आता है। दूसरे दिन संडे था। गट्टू सोचता है, आज तो छुट्टी है, आज कम से कम 4 वीडियो बनाऊंगा। अब तो व्यूज भी बढ़ गए हैं।
गट्टू चार्जिंग पर लगा पापा का मोबाइल उठा लेता है और टिकटॉक खोलता है, पर टिकटॉक खुलता ही नहीं। ये क्या हो गया? पापा ने मेरा अकाउंट डिलीट तो नहीं किया? गट्टू हॉल में आकर पापा से पूछता है। पापा, आपने मेरा टिकटॉक का अकाउंट डिलीट किया क्या? सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों का अकाउंट डिलीट हो गया है आज। ये क्या कह रहे हैं आप? तुमने न्यूज नहीं देखी? सरकार ने टिकटॉक और बाकी बहुत सारे चीनी ऐप्स बैन कर दिए हैं। चलो अच्छा ही हुआ, जान छूटी। ये क्या कर दिया सरकार ने? मेरे 8 मिलियन फॉलोअर बन गए थे, व्यूज भी काफी बढ़ गए थे। अब टिकटॉक के बिना मैं कैसे जीऊंगा? पागल मत बनो गट्टू, कलाकार किसी भी माध्यम का गुलाम नहीं बनना चाहिए। तुम अच्छे कलाकार हो ये बात मैं जान गया हूँ, पर तुम टिकटॉक के गुलाम ना बनो। सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए अपनी कला सीमित ना रखो, नहीं तो तुम कभी बड़ा नहीं बन पाओगे। तो फिर मैं क्या करूं पापा? ये उम्र पढ़ने की है, फिलहाल पढ़ाई पर ध्यान दो। स्कूल में जो कंपटीशन होती है वहाँ अपना कला प्रदर्शन करो, वहाँ तुम्हें सच्चे दर्शक और फॉलोवर मिलेंगे। टिकटॉक तो बस माया जाल है। मुझे माफ कर दो पापा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अब मैं बहुत मेहनत करूँगा और बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सच्चे दर्शक और फॉलोअर्स तक पहुँचने का रास्ता खुद निर्माण करूँगा। और इस प्रकार टिकटॉकर गट्टू का टिकटॉक का भूत उतर जाता है। गट्टू बना नेताजी। गट्टू चिंकी स्कूल आए हुए थे। मिश्रा सर कुछ काम से क्लास के बाहर गए हुए थे। इसका फायदा उठाकर सारा क्लास मस्ती कर रहा था। तभी हाथ में नोटिस बुक लेकर प्यून आया। अरे बच्चों शांत हो जाओ, मिश्रा सर कहाँ हैं? वो बाहर गए हुए हैं, इसलिए तो हम मस्ती कर रहे हैं। ए नाचो रे। बच्चे फिर से मस्ती करने लगे और प्यून सोच में पड़ गया। मिश्रा सर तो यहाँ नहीं है, अब इस नोटिस का क्या करूं? तभी उसके दिमाग में आइडिया आया। अरे बच्चों शांत हो जाओ, यह बताओ तुम्हारा नेता कौन है? गट्टू। बच्चे गट्टू का नाम लेकर चिल्लाने लगे तो प्यून बोला, नेताजी आइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म दिवस की नोटिस है, क्लास में पढ़कर सुनाइए। गट्टू सामने आया और नोटिस बुक लेकर पढ़ने लगा कि तभी मिश्रा सर आगे आए और गट्टू को सामने खड़ा देखकर पूछने लगे, क्यों भाई हरी, बच्चों को पढ़ा रहे हो? अरे नहीं सर, कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म दिवस है ना, उसी की नोटिस है। आप क्लास में नहीं थे इसलिए बच्चों से पूछा आपका नेता कौन है। बच्चे बोले गट्टू, इसीलिए गट्टू से पढ़वा रहे हैं। ऐसी बात है तो नेताजी शुरू हो जाओ। गट्टू नोटिस पढ़ने लगा। कल 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती अवसर पर सभी बच्चे सुबह ठीक 7 बजे अभिवादन हेतु मैदान में दाखिल हो जाएं। ऐसा कहकर गट्टू ने नोटिस बुक पर अपने हस्ताक्षर कर दिए तो प्यून खुश हो गया। वाह नेताजी, ये हुई ना बात। ऐसा कहकर प्यून तो चला गया, पर मिश्रा सर गट्टू की तरफ देखकर कुछ सोच रहे थे। कल नेताजी जयंती है और ये गट्टू भी बच्चों का नेता बनकर घूमता है। कल अगर गट्टू को अभिवादन समारोह में नेताजी बनाकर पेश किया जाए और चिंकी को, वाह वाह, फिर तो अभिवादन समारोह में 4 चांद लग जाएंगे। मिश्रा सर खुश हो गए और उन्होंने गट्टू चिंकी से कहा, गट्टू चिंकी, तुम दोनों मेरे साथ हेडमास्टर के कैबिन में चलो। 23 जनवरी की सुबह हो गई। स्कूल के सारे बच्चे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को अभिवादन करने स्कूल पहुंचे। बच्चों, आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसी दहाड़ लगाने वाले नेताजी अपने खून के आखिरी कतरे तक आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। नेताजी जैसे महान क्रांतिकारक की वजह से ही आज हम आजाद हिंदुस्तान में सांस ले पा रहे हैं। मैं हेडमास्टर पांडे जी से विनती करता हूं कि वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का पूजन करे। सारे बच्चे और टीचर खड़े हो गए। हेडमास्टर पांडे ने नेताजी की प्रतिमाओं को फूलों का हार अर्पण किया और उनको अभिवादन किया। सब लोग तालियां बजाने लगे और फिर नीचे बैठने लगे। तभी मिश्रा सर बोले, बैठो नहीं,
सब लोग खड़े ही रहो, क्योंकि अब आपके सामने खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अपनी सेना के साथ आने वाले हैं। यह सुनकर सारे उपस्थित दंग रह गए और इधर उधर देखने लगे। तभी बिगुल और बैंड की आवाजें आने लगी। सारे लोग पीछे देखे तो गट्टू नेताजी की भेष में चलते हुए आ रहा था। गट्टू के पीछे चिंकी और बाकी बच्चों की फौज सैनिक की ठाट बाट में आ रही थी। सबसे पीछे था बैंड पथक। नेताजी की यह अनोखी एंट्री देखकर सारे उपस्थित तालियां बजाने लगे। गट्टू और सेना सामने आकर थम गए। हमारे बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस हाजिर हुए हैं। वैसे तो नेताजी का किरदार निभाने वाला गट्टू है, पर हर हिंदुस्तानी के दिल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बसते हैं, इसलिए हमें गट्टू को भी नेताजी कहकर ही पुकारना होगा। आज ना कोई चीफ गेस्ट आएंगे और ना लंबा व्याख्यान होगा। आज आपके नेताजी खुद आपसे रूबरू होंगे। मैं नेताजी से विनती करता हूँ कि वो आपको संबोधित करे। नेताजी बना गट्टू माइक के सामने आया और बोलने लगा, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस मिट्टी को चूमकर आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप सब आजाद हिंदुस्तान के नागरिक हो। ये आजादी पाने के लिए मेरे साथ साथ मेरे अनगिनत साथियों ने प्राणों का बलिदान दिया है और तब कहीं जाके यह आजादी हासिल हुई है। अब यह आजादी की विरासत आपके हिरासत में है। ख्याल रहे कि यह विरासत आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सही सलामत पहुंचे, कोई इसे छीन ना ले और आपको गुलामी की गहरी खाई में ना ढकेल दे। इसलिए इस मिट्टी से एकी और नेकी स्थापित करो और देश का नाम रोशन करो। जय हिंद। यह सुनकर सारे उपस्थित तालियां बजाने लगे। 2 मिनट तक तालियों की बरसात होती रही। जब तालियों का जोर कम हुआ तो मिश्रा सर बोले, आपने अभी अभी नेताजी को सुना। आशा करता हूं कि आपने नेताजी को समझा भी होगा और उनके दिखाए हुए राह पर चलने का फैसला भी किया होगा। इसी आशा के साथ आज का ये अभिवादन समारोह समाप्त होता है। जय हिंद। समारोह समाप्त होते ही सारे उपस्थित मिश्रा सर और गट्टू चिंकी के साथ साथ उनके क्लासमेट्स की प्रशंसा करने लगे। गट्टू चिंकी के साथ सेल्फी लेने लगे। इस प्रकार गट्टू चिंकी के स्कूल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती उत्सव सही मायने में सफल हुआ। 25 जनवरी की शाम गट्टू चिंकी घर आए तो आते ही पापा के पीछे हाथ मुंह धोकर शुरू हो गए। पापा, दो ना लिख के। कल रिपब्लिक डे के अवसर पर हमें स्पीच देना ही होगा। मिश्रा सर ने हमें बिना पूछे हमारे नाम डाल दिए हैं। मम्मी आती है और पापा से कहती है, दे दो ना लिखकर, बेचारे कब से पीछे पड़े हैं। अच्छा ठीक है, नोटबुक लाओ। गट्टू नोटबुक देता है। पापा उसे स्पीच लिखकर देते हैं। जाओ मारो रट्टा। गट्टू चला जाता है। पापा चिंकी की नोटबुक लेकर स्पीच लिख देते हैं और चिंकी स्पीच की प्रैक्टिस करने निकल जाती है। 26 जनवरी की सुबह हो गई। गट्टू चिंकी तैयार होकर पापा के साथ स्कूटी पर बैठकर स्कूल के लिए निकले। रोड पर काफी ट्रैफिक था। सारे लोग झंडा वंदन करने के लिए एक साथ बाहर निकले थे और तेजी से अपने अपने वाहन भगा रहे थे। इधर पापा के पीछे बैठा गट्टू अलग ही दुविधा में था। वो सारा स्पीच भूल गया था और याद करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक कॉलेज स्टूडेंट तेजी से अपनी बाइक पर उनको ओवरटेक करके निकला और सामने जाकर उसने तेजी से बाइक को ब्रेक लगाया। पापा ने भी स्कूटी रोक दी। गट्टू चिंकी ने देखा एक सीनियर महिला को बाइक का धक्का लगा था। क्या रे लड़के, अंधे हो क्या? आप अंधी हो क्या? बात करने की तमीज नहीं है तो सड़क पर बाइक न चलाओ। भाई मुझे अधिकार है, मैं कैसे भी कहीं भी बाइक चला सकता हूँ। आपको प्रॉब्लम हो तो आप सड़क से दूर रहो। ऐसा कहकर लड़का तेजी से निकल गया। महिला भी निकल गई। पापा कहने लगे, बच्चों तुम इस पर ध्यान ना दो, अपने स्पीच पर कंसंट्रेट करो।
पापा ने स्कूटी स्टार्ट की और वो आगे बढ़ने लगे। रेड सिग्नल मिला तो पापा ने स्कूटी रोक ली, लेकिन बाकी वाहन सिग्नल मिलने पर भी बिना रुके आगे बढ़ रहे थे। गट्टू यह सब नोटिस कर रहा था। इतने लापरवाह हैं ये सब, इधर रूल तोड़ेंगे और स्टेज पर जाकर लंबे लंबे भाषण देंगे। भाषण से याद आया, गट्टू भाषण तो याद है ना? पापा की बात सुनकर गट्टू का डर खत्म हो गया था। पापा भाषण तो भूल गया, पर क्या बोलना है वो समझ गया। गट्टू चिंकी स्कूल पहुंचे तो झंडा वंदन हो चुका था और बच्चों के स्पीच शुरू हो गए थे। गट्टू चिंकी को देखकर मिश्रा सर उनके पास आए और बोले, ये कोई टाइम है आने का? मुझे तो लगा तुम आओगे ही नहीं। चिंकी अब तुम्हारी ही बारी है, जाओ। चिंकी स्टेज पर गई और भाषण देने लगी। उसका भाषण सुनकर सारे उपस्थित चीफ गेस्ट और हेडमास्टर पांडे खुश होकर तालियां बजाने लगे। चिंकी का भाषण खत्म होते ही गट्टू की बारी आई। मिश्रा सर ने गट्टू को आगे किया। गट्टू माइक के सामने खड़ा हो गया। उपस्थित गट्टू की तरफ देखने लगे, ये वो क्या बोलेगा। तभी गट्टू ने बोलना शुरू किया। सभी ने यहाँ अच्छे अच्छे स्पीच दिए, अच्छी बातें कही। मेरे पापा ने भी मुझे स्पीच लिखकर दिया था, पर मैं वो भूल गया हूँ। गट्टू की बात सुनकर सारे बच्चे हंसने लगे। लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है। हमारे देश में लोकतंत्र है, हमें संविधान में अधिकार मिले हैं। हम सब अधिकारों के लिए झगड़ते हैं, कोर्ट कचहरी जाते हैं, पर क्या हम अपने कर्तव्यों को लेकर सीरियस हैं? स्कूल आने में हम लेट हो गए क्योंकि हम सिग्नल पर रुक गए। जो सिग्नल पर रुके नहीं वो झंडावन करने टाइम पर आ गए। क्या यही गणतंत्र है? तेज बाइक वाले ने एक महिला को ठोक दिया और कहने लगा कि वो जैसे चाहे वैसे बाइक चलाएगा। क्या यह है गणतंत्र? आज का ये समारोह तो बस एक फॉर्मेलिटी है। गणतंत्र यशस्वी करना है तो हमें अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य भी समझने होंगे और उनका पालन करना होगा। तभी सही मायने में गणतंत्र दिवस सफल रहेगा। जय हिंद, जय भारत। गट्टू की स्पीच खत्म हो गई और तालियों की बरसात होने लगी। सारे उपस्थित खड़े होकर तालियां बजाने लगे क्योंकि गणतंत्र का सही अर्थ गट्टू ने उन्हें समझा दिया था। गट्टू चिंकी हॉल में डॉक्टर खेल रहे थे। चिंकी स्टेथोस्कोप में गट्टू की जांच कर रही थी। पापा न्यूज देख रहे थे। मम्मी किचन में बिजी थी। न्यूज देखते देखते पापा ने अचानक टीवी बंद कर दिया तो किचन से मम्मी बोली, अरे टीवी क्यों बंद किया? कोरोना वैक्सीन की न्यूज चल रही थी, पता तो चल जाता कब मार्केट आ रही है। अरे तुम इतनी सीरियसली से ना देखा करो ये न्यूज। टीआरपी के लिए कुछ भी करते हैं। पिछले 1 साल से सुन रहा हूँ रोज वैक्सीन बनती है और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। तुम खाना बनाओ, तब तक मैं शुक्ला जी से मिलकर आता हूँ। पापा निकले तो गट्टू चिंकी ने नोटिस किया कि पापा बिना मास्क पहने ही बाहर जा रहे हैं। आधे घंटे बाद खाना रेडी हुआ तो मम्मी ने किचन से आवाज लगाई, गट्टू, चिंकी, खाना रेडी है। शुक्ला जी के यहाँ जाओ और पापा को बुला लाओ। गट्टू चिंकी ने अपने अपने मास्क पहने और पापा को बुलाने शुक्ला अंकल के घर निकल पड़े। शुक्ला अंकल के घर आते ही गट्टू चिंकी ने देखा कि पापा और शुक्ला अंकल कोरोना वैक्सीन की बात कर रहे हैं। गट्टू चिंकी पार्किंग में आए तो उन्होंने देखा ऋषभ भैया उनके गर्लफ्रेंड का हाथ हाथों में लेकर बातें कर रहे थे। स्वीटी, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती ना तो हम खाना खाने जा सकते हैं और ना ही मूवी देखने। गट्टू चिंकी घर आए तो गट्टू चिंकी से कहने लगा, वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, वैक्सीन के सिवाय कोई कुछ बोलता ही नहीं। ये वैक्सीन है क्या? एक इंजेक्शन है जो कोरोना को खत्म कर सकता है। तो फिर हमारी सोसाइटी के लिए वैक्सीन बनाना हमारी जिम्मेदारी है। क्यों ना हम दोनों मिलकर वैक्सीन बनाए? नहीं, हम दोनों मिलकर वैक्सीन नहीं बना सकते। उसके लिए हमें साइंटिस्ट अंकल की मदद चाहिए। वही सोसाइटी अंकल ना?
जिनका शुक्ला अंकल के बाजू वाला फ्लैट है? गट्टू चिंकी साइंटिस्ट अंकल के फ्लैट पर पहुंचे तो उनके फ्लैट पे संशोधन का सारा सामान बिखरा पड़ा था। गट्टू चिंकी ने साइंटिस्ट अंकल को सारी बातें बताई तो अंकल दरवाजा बंद करने लगे। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो अंकल? अरे भाई वैक्सीन बनानी है ना, सीक्रेट मिशन है तो सीक्रेट रखना पड़ेगा ना। फिर क्या था, दरवाजा बंद हो गया। शाम हो गई थी। गट्टू चिंकी ने वैक्सीन बनाई। यह बातें सारी सोसाइटी में फैल गई थी। गट्टू चिंकी के मम्मी पापा, शुक्ला अंकल, ऋषभ भैया और बाकी सदस्य भी साइंटिस्ट अंकल के हॉल में जमा हुए। गट्टू चिंकी और साइंटिस्ट अंकल के चेहरे पर वैक्सीन बन जाने की खुशी साफ झलक रही थी। क्यों भाई गट्टू चिंकी, सुना है साइंटिस्ट अंकल के साथ मिलकर तुमने वैक्सीन बनाई है? हाँ, वैक्सीन रेडी है। अरे तो दिखाओ ना। गट्टू चिंकी ने मुस्कुराते हुए साइंटिस्ट अंकल की तरफ देखा। फिर चिंकी बोलने लगी, ये वैक्सीन दिखती नहीं, कान में देनी पड़ती है। क्या ये कैसी वैक्सीन है? अरे कोई बात नहीं, कान में तो कान में दे दो बस। पहले किसका नंबर? पहले पापा का नंबर। पापा यहाँ आओ और अपना कान आगे करो। पापा सामने आए और उन्होंने कान आगे किया तो चिंकी पापा के कान में बोली, पापा आपकी वैक्सीन यह है कि जब भी घर से निकलो मास्क पहनकर ही निकलो। यह सुनते ही पापा शर्मिंदा हो गए और अपनी जगह वापस आ गए। फिर शुक्ला अंकल सामने आए तो गट्टू उनके कान में बोला, आपकी वैक्सीन यह है कि छींकते समय मुंह टिश्यू या रुमाल से ढका करो। उसके बाद ऋषभ भैया आगे आए तो उनके कान में चिंकी बोली, 2 गज दूरी बनाए रखो, हाथों में हाथ नहीं, दूर से प्रणाम करो। यह सुनकर ऋषभ घबरा गया और अपनी जगह वापस लौट आया। इस प्रकार गट्टू चिंकी से अनोखी वैक्सीन पाकर सब सोच में डूब गए थे। तभी साइंटिस्ट अंकल बोले, आशा करता हूँ आपको गट्टू चिंकी से वैक्सीन मिली होगी और यह आपने अपने दैनिक जीवन में लाने का फैसला भी किया होगा। गट्टू चिंकी वैक्सीन बनाने का प्रस्ताव लेकर आए तो मैंने पूछा, आपको वैक्सीन क्यों बनानी है? तो इन्होंने आप सभी का वर्ताव मुझे बताया। कोई मास्क नहीं पहनता, कोई छींकते वक्त मुंह नहीं ढकता। वैक्सीन तो जरूर आएगी, उसके प्रयास चल रहे हैं, लेकिन हमारे पास अपनी अपनी एक वैक्सीन है और वो है सतर्कता। हमें सतर्क रह के मास्क पहनना चाहिए, मुंह ढकना चाहिए, एक दूसरे के बीच उचित दूरी रखनी चाहिए, नियमित रूप से हाथ धोने चाहिए। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, यही एक वैक्सीन है जो हम सबकी सुरक्षा करेगी। इस प्रकार साइंटिस्ट अंकल की मदद से गट्टू चिंकी ने सोसाइटी के सदस्यों को असली वैक्सीन की पहचान करवाई। चोरी का परिणाम। मोनू हमेशा अपने टॉयज को लापरवाही से इस्तेमाल करता था। एक दिन खेलते खेलते उसने अपनी नई की नई रिमोट वाली कार तोड़ ली। शाम के समय जब पापा मम्मी खाना खा रहे थे तब मोनू नई कार के लिए जिद करने लगा। पापा, मुझे नई रिमोट वाली कार चाहिए। अरे, पिछले हफ्ते ही तो लेकर आए थे। वो कार अच्छी नहीं थी, मैं ठीक से खेला भी नहीं और वो टूट गई। नहीं मोनू, तुम अपने टॉयज कभी संभाल के नहीं रखते हो। हर टॉय को लाते ही तोड़ देते हो। अब तुम्हें नई कार नहीं मिलेगी और इस बात पर अब कोई बहस नहीं होगी। इतना कहकर पापा उठ के चले गए। मोनू को पापा मम्मी पे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे कैसे भी नई कार चाहिए थी। तभी उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। रात को जब सब सो रहे थे तब उसने पापा की जेब से कुछ रुपए निकाल लिए। अगले दिन दोपहर में स्कूल से आते समय मोनू टॉय शॉप पे गया और अपनी मनपसंद कार खरीद ली। ये सारा वाकया दूर खड़े 2 चोर भी देख रहे थे। बच्चे के पास इतने पैसे देखकर वो खुश हो गए। अरे वाह, आज तो बड़ा आसान शिकार मिला है। चल छोटे। दोनों चोर मोनू का पीछा करने लगे। थोड़ी ही दूर पर एक सुनसान गली पड़ती थी। मौका देखकर चोर वहां आ धमके। ए बच्चे, चल जल्दी से सारा पैसा हमें दे। नहीं, ये मेरे पैसे हैं।
लेकिन अब हमारे होने वाले हैं। चल इधर ला। चोरों ने मोनू को डरा धमका के सारे पैसे ले लिए। छीना झपटी में मोनू की कार भी टूट गई। मोनू को अपने किए पे बहुत पछतावा होने लगा। उसने टूटी कार को अपने बैग में रखा और घर की ओर चलने लगा। सोच रहा था कि किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो और डांट पड़ेगी। अब मैं क्या करूँगा? पापा मम्मी को बता भी नहीं सकता, नहीं तो और डांट पड़ेगी। लेकिन घर पे कोई और ही सरप्राइज मोनू का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मोनू घर पहुंचा, उसके पापा ने खुशी खुशी उसे एक नई कार दी और बोले, सॉरी बेटा, मुझे तुम्हें मना नहीं करना चाहिए था। बच्चे तो टॉयज तोड़ ही देते हैं। बाद में मुझे लगा कि मैंने सही नहीं किया, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए नई रिमोट वाली कार ले ही आया। ये लो। इतना सुनते ही मोनू फूट फूट के रोने लगा। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? उसने रोते रोते पापा मम्मी को पूरी बात बताई। आई एम सॉरी पापा मम्मा, मैंने घर से पैसे चुरा के नई कार खरीदी थी, लेकिन चोरों ने पैसे भी लूट लिए और कार भी तोड़ दी। मोनू के पापा मम्मी समझ गए थे कि मोनू को उसके किए की सजा मिल चुकी है, इसीलिए उन्होंने उसे माफ कर दिया और उसे प्यार से समझाया। बेटा, चोरी करना बहुत गंदी बात है। अच्छा हुआ कि चोरों ने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आगे से कभी ऐसा मत करना। मोनू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने कभी चोरी ना करने का वचन दिया। बेबी का मेकअप। बहुत समय पहले किसी शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में बेबी नाम की 7 साल की बच्ची अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। बेबी की मम्मी बहुत सुंदर थी और वो बहुत अच्छा मेकअप भी करती थी। बेबी को अपनी मम्मी का मेकअप बहुत अच्छा लगता था। मम्मी को देखकर वो हमेशा सोचती थी कि मैं भी ऐसे मेकअप में कितनी अच्छी लगूंगी। एक बार उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, मैं भी आपकी तरह मेकअप करना चाहती हूँ। इस पर मम्मी गुस्सा हो गई और डांटते हुए बोली, बेबी, मेकअप बड़ों की चीज है, इसीलिए तुम मेकअप को कभी भी हाथ नहीं लगाओगी। मम्मी के ऐसा डांटने पर बेबी मान गई, लेकिन उसका ध्यान हमेशा मेकअप पर ही रहता था। एक दिन स्कूल में क्लास टीचर ने भी सभी बच्चों से कहा, कल स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, इसलिए सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर आएंगे। कल मैं आपके पेरेंट्स को आपकी पढ़ाई की रिपोर्ट दूंगी। ये सुनकर बेबी बहुत खुश हुई। कल मैं अपनी मम्मी के साथ स्कूल आऊंगी। वो खुशी खुशी घर पहुंची और उसने टीचर की बात मम्मी को बताई। मम्मी, टीचर ने कहा है कल स्कूल में पेरेंट्स और टीचर की मीटिंग है, इसलिए आपको कल मेरे साथ स्कूल चलना होगा। वहाँ टीचर आपको मेरी पढ़ाई की रिपोर्ट्स देंगी। ठीक है बेबी, कल मैं तुम्हारे साथ स्कूल जरूर चलूंगी। उम्मीद है टीचर तुम्हारी कोई शिकायत नहीं करेंगी। नहीं मम्मी, टीचर आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगी। अगले दिन बेबी सुबह जागकर जल्दी से तैयार होकर मम्मी के कमरे में गई। मम्मी, आप तैयार हो गए? हाँ हाँ, बस मैं अभी तैयार हो रही हूँ। ये कहकर मम्मी ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर मेकअप करने लगी और हमेशा की तरह बेबी खुशी से मम्मी को मेकअप करते देखने लगी। मेकअप पूरा हो जाने पर मम्मी ने अपना हैंडबैग उठाया और वो दोनों स्कूल के लिए चल दिए। स्कूल पहुंचकर जैसे ही मम्मी और बेबी कुछ कदम स्कूल के अंदर गए, सभी बच्चे बेबी की मम्मी को टीचर समझकर गुड मॉर्निंग कहने लगे। गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग टीचर। लगता है ये सभी बच्चे मेरी मम्मी को टीचर समझ रहे हैं। समझे भी क्यों ना, मेरी मम्मी इतनी सुंदर जो लग रही है। वो दोनों कुछ कदम आगे चले तो एक दूसरी मम्मी अपने बच्चे के साथ उनके पास आई और बेबी की मम्मी से बोली, टीचर, मैं बंटी की मम्मी हूँ, मुझे आपसे इसकी शिकायत करनी है। बेबी की मम्मी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं,
मैं टीचर नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह यहाँ अपनी बेटी की रिपोर्ट लेने आई हूँ। अच्छा, आपने इतना सुंदर मेकअप किया हुआ है, इसलिए मुझे लगा आप जरूर टीचर होंगी। ये कहकर बंटी की मम्मी बंटी को लेकर वहाँ से चली गई। बेबी को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसके बाद बेबी मम्मी को लेकर सीधे अपने टीचर के पास पहुँची। टीचर को भी मम्मी का मेकअप बहुत अच्छा लगा। वो भी उनके मेकअप की बात करने लगी। बेबी की मम्मी, आप तो इस मेकअप में बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। और बेबी की रिपोर्ट्स की बात करना भूल गई। तभी बेबी ने उन्हें याद दिलाया। टीचर, आप मम्मी को मेरी रिपोर्ट्स देना तो भूल ही गए। हाँ, याद आया। आइए, मैं आपको बेबी की पढ़ाई की रिपोर्ट देती हूँ। इसके बाद टीचर ने मम्मी को बेबी की रिपोर्ट दी और वो दोनों घर आ गए। स्कूल में अपनी मम्मी के मेकअप की इतनी तारीफ सुनने और देखने के बाद बेबी से रहा नहीं गया। अब मुझे कुछ भी करके मम्मी की तरह मेकअप करना ही करना है। ये कहकर बेबी सोचने लगी। तभी उसे एक आइडिया आया। आइडिया, मैं मम्मी से छिपकर मेकअप करूंगी और फिर मम्मी को अपना मेकअप वाला चेहरा दिखाकर सरप्राइज दूंगी। ये सोचकर वो जल्दी से अपने कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि मम्मी रसोई में काम कर रही है। वो सीढ़ियों से ऊपर मम्मी के कमरे में गई। मम्मी अपना मेकअप बॉक्स ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉर में रखती हैं। उसने दराज खोला और उसमें से मेकअप बॉक्स निकाल लिया। आज मैं भी मम्मी की तरह मेकअप करूंगी। और फिर उसने मेकअप करना शुरू किया। एक एक कर उसने लिपस्टिक, नेल पॉलिश, फाउंडेशन सब कुछ अपने चेहरे पर लगा लिया। इसके बाद उसकी नजर मेकअप बॉक्स में रखे काजल पर पड़ी। ये काजल तो मम्मी का फेवरेट है। इसे मम्मी रोज अपनी आँखों में लगाती है। मैं भी इसे जरूर लगाऊंगी। लेकिन बेबी जैसे ही काजल लगाने लगी, काजल पलकों की जगह उसकी आँख में लग गया। इससे उसकी आँख जलने लगी। मेरी आँख! काजल मेरी आँख में चला गया। वो दौड़कर बाथरूम में गई। उसने आँखों में पानी डाला। इससे काजल और बाकी मेकअप भी उसके मुंह पर फैल गया और उसकी दोनों आँखों में चला गया। आँखों में जलन के कारण वो जोर जोर से रोने लगी। मेरी आँख! मम्मी, मेरी आँख बहुत जल रही है। उसका रोना सुनकर मम्मी उसके पास आई। बेबी के चेहरे पर लगे मेकअप को देखकर मम्मी ने हैरानी से कहा, ये तुम्हारे मुंह को क्या हुआ? मम्मी, मैं तो बस आपकी तरह मेकअप लगा रही थी। मैंने तुम्हें मेकअप से दूर रहने के लिए कहा था ना। सॉरी मम्मी, मैं तो बस आपको सरप्राइज देना चाहती थी। उसे तकलीफ में देखते हुए मम्मी ने पहले उसके मुंह और आंखों को ठीक से साफ किया। फिर उसे समझाते हुए बोली, बेबी, मेकअप बड़े लोगों की चीज होती है। छोटे बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है और मेकअप में बहुत से केमिकल्स होते हैं जिससे छोटे बच्चों की स्किन खराब हो सकती है। इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा मेकअप से दूर रहने के लिए कहती थी। और वैसे भी मेकअप लगाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बिना प्रैक्टिस के मेकअप लगाने से ऐसा ही होता है। आखिरकार बेबी समझ गई कि मम्मी उसे मेकअप से दूर रहने के लिए क्यों कहती थी। उसने मम्मी से कहा, ठीक है मम्मी, मैं बड़ी होने पर और अच्छे से मेकअप लगाना सीखने के बाद ही मेकअप करूंगी। इस तरह बेबी मेकअप के बारे में एक इम्पोर्टेंट लेसन सीख गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि छोटे बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है, इसलिए उन्हें मेकअप नहीं करना चाहिए। और बड़े होने पर भी मेकअप करने से पहले मेकअप करना सीख लेना चाहिए। समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग जो करता है उसी व्यक्ति को समय के साथ अच्छे परिणाम मिलते हैं। ऐसा ही हुआ जब सोनू और वानी के एनुअल एग्जाम्स आने वाले थे। अरे, अब तक पढ़ रही हो? चलो खाना खाते हैं। बस थोड़ा सा प्रोजेक्ट बचा है, नहीं किया तो टीचर डांटेंगी। और अगले वीक से एग्जाम्स भी तो शुरू हो रहे हैं। वानी बहुत ही मेहनती और समय का सदुपयोग करने वाली बच्ची थी।
जबकि उसका भाई सोनू बहुत ही लापरवाह और शैतान बच्चा था। हर काम कल पर टालता था। तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया? अभी से प्रोजेक्ट? वो तो 6th पीरियड में देना है। अभी भी 2 पीरियड बचे हैं। मैं झट से कर लूंगा। अब जल्दी आओ, भूख लगी है और खेलना भी है। अरे सुनो, रुको, नहीं करोगे तो टीचर डांटेंगी। सोनू और वानी के मम्मी पापा हमेशा सोनू को वानी का उदाहरण देकर समझाते थे। देखो सोनू बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। खेल के साथ साथ तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ मम्मी, कल से पक्का। सोनू, समय का सदुपयोग करना अपनी बहन से सीखो। देखो, समय से पढ़ती है, समय से खेलती है, आज का काम कल पर कभी नहीं टालती। आप देखना, मैं भी कल से पक्का ऐसा ही करूँगा। अभी जाऊँ खेलने, प्लीज। सोनू की लापरवाही दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी और आखिरकार एग्जाम्स के दिन भी नजदीक आ ही गए। सोनू वानी की परीक्षा में अब केवल 2 दिन बाकी थे। बच्चों, अगले सोमवार से तो तुम दोनों की परीक्षाएं शुरू हो रही है ना? खूब मन लगाकर पढ़ो और अच्छे से परीक्षा दो। सोनू, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है बेटा। तुम हमेशा आज का काम कल पर टाल देते हो। पढ़ाई कल पर नहीं टालना। वानी की तरह सभी पाठ समय से पढ़ लेना, ठीक है? अरे पापा, परीक्षा में अभी पूरे 2 दिन बाकी है। मैं झट से पढ़ लूंगा सब कुछ। अभी तो मैं खेलने जा रहा हूँ। जब तक खेलूंगा नहीं, तब तक पढ़ाई भी समझ नहीं आएगी। अरे वानी, देखो ना, कितना सुहाना मौसम हो रहा है। आओ ना, थोड़ी देर खेल लेते हैं। पढ़ाई तो बाद में भी कर सकते हैं, झट से सब हो जाएगा। हाँ, मौसम तो सुहाना है, लेकिन मुझे मेरा पाठ पूरा करना है। कल परीक्षा है। इस मौसम में तो खेलने का मजा ही कुछ और है। तुम पढ़ती रहो, मैं तो चला खेलने। कुछ देर बाद वानी ने देखा कि सुहाना मौसम धीरे धीरे आंधी तूफान का रूप ले रहा है और काले बादल घुमड़ रहे हैं, मानो बारिश कभी भी हो सकती है। बारिश का मौसम देख वानी को चिंता होने लगी कि अगर बारिश आ गई तो उसका पाठ कैसे पूरा होगा, क्योंकि बारिशों में अक्सर घर की बिजली कट जाती है। उसने सोनू को आवाज दी। सोनू, सोनू सुनो, मौसम देख के लगता है बारिश होने वाली है। शायद रात को बिजली भी कट जाए। खेलना छोड़ो और आकर अपना पाठ पूरा कर लो, वरना कल परीक्षा में क्या लिखोगे? चिंता मत करो वानी, अभी तो दोपहर ही हो रही है। रात को बैठकर मैं फटाफट सब खत्म कर लूंगा। बिजली नहीं जाएगी, बल्कि बारिश के बाद पढ़ने में और मजा आएगा। अच्छा, मैं जाता हूँ, मेरी बैटिंग आ गई। सोनू देर शाम तक खेलता ही रहा, लेकिन उसकी चिंता तब बढ़ी जब अचानक से बारिश शुरू हो गई। सोनू बुरी तरह घबरा गया और घर लौटा, जहां आकर उसने देखा घर पर ही नहीं बल्कि पूरे गांव में बिजली नहीं है। ये देखकर सोनू जोर जोर से रोने लगा। कल परीक्षा में मेरा क्या होगा? मैंने तो एक पाठ भी नहीं पढ़ा और अब तो बिजली भी नहीं है। मैं तो फेल हो जाऊंगा। मैंने कहा था ना, अपना पाठ समय से पढ़ लो। मैंने तुम्हें 1 हफ्ते पहले ही कह दिया था कि समय पर पढ़ाई कर लेना, लेकिन तुम्हें कभी कुछ समझ में नहीं आता। अब भोगो। सॉरी पापा, अब मैं क्या करूं? काश मैंने सही समय पर ही अपने पाठ पढ़ लिए होते। उसे समझ आ गया था कि उसकी लापरवाही के कारण उसके पास अब पढ़ने का समय बचा ही नहीं। रोने से अब कुछ नहीं होगा। अब समझ आया कि सब तुम्हें क्यों समझाते थे। अब रोना बंद करो और चलो मेरे साथ। मैंने अपनी पढ़ाई समय पर ही पूरी कर ली थी। मैं तुम्हें सारा पाठ समझा दूंगी और याद भी करवा दूंगी। चलो। अगले दिन दोनों बच्चे खुशी खुशी परीक्षा देने गए। जो समय का करे सम्मान, भविष्य में वो कहलाए महान।
चॉकलेट का पेड़। बहुत समय पहले किसी शहर में एक बहुत बड़ा घर था। उस घर में चिंकी और उसके मम्मी पापा रहते थे। उनके घर में शांति बाई नाम की एक नौकरानी काम करती थी। एक बार चिंकी के पापा शाम को घर आए और चिंकी से बोले, चिंकी, अगले हफ्ते तुम्हारा बर्थडे है। बताओ, तुम्हें इस साल अपने बर्थडे पर क्या चाहिए? पापा, गिफ्ट तो आप मुझे हर साल देते हो, लेकिन इस बार मैं आपसे एकदम अलग गिफ्ट लूंगी। तो बताओ, इस बार तुम्हें क्या चाहिए? इस बार अपने बर्थडे में मैं अपने फ्रेंड्स को एक बहुत बड़ी पार्टी देना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी सी पार्टी अरेंज कर दूंगा। चिंकी की मम्मी ने भी शांति बाई से कहा, कल हम घर में चिंकी की बर्थडे पार्टी मनाएंगे। तुम भी अपने बच्चों को पार्टी में जरूर लाना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। शाम को घर का सारा काम खत्म करके शांति बाई अपने घर लौट गई। घर पहुंचकर शांति बाई ने अपने बेटे से कहा, गट्टू, कल चिंकी का बर्थडे है, इसलिए कल मालकिन ने तुम्हें घर पर पार्टी के लिए बुलाया है। अगले दिन शाम होते ही गट्टू शांति बाई के साथ चिंकी की बर्थडे पार्टी में आ गया। इतनी बड़ी पार्टी देखकर गट्टू बहुत खुश हुआ। इतनी बड़ी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसके बाद चिंकी ने केक काटा और सभी ने जमकर केक खाया। गट्टू भी केक खाकर और कोल्ड ड्रिंक पीकर बहुत खुश था। फिर जब पार्टी खत्म हुई तो चिंकी ने रिटर्न गिफ्ट में सभी को एक एक चॉकलेट दी। गट्टू, मेरी पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू चिंकी, तुम्हारी पार्टी बहुत अच्छी थी और केक और कोल्ड ड्रिंक भी बहुत स्वादिष्ट थे। फिर गट्टू चॉकलेट को देखकर सोचने लगा, आज तो मैंने बहुत कुछ खा लिया है, इस चॉकलेट को मैं कल खाऊंगा। और गट्टू शांति बाई के साथ अपने घर आ गया। अगली सुबह स्कूल से आने के बाद उसे चॉकलेट की याद आई। चलो अब चॉकलेट खाते हैं। लेकिन गट्टू ने जैसे ही चॉकलेट की एक बाइट ली, उसे वो चॉकलेट बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगी। ये चॉकलेट तो कल रात वाले केक से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। लेकिन अगर मैं इसे सारी आज ही खा लूंगा तो मैं कल क्या खाऊंगा? नहीं नहीं, मैं इसे एक साथ नहीं खाऊंगा, बल्कि मैं इसे रोज थोड़ी थोड़ी करके खाऊंगा। और फिर उसने बाकी चॉकलेट को संभाल कर रख दिया। अब वो रोज उसमें से थोड़ी थोड़ी चॉकलेट खाने लगा। काश ये चॉकलेट कभी खत्म ना हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब गट्टू के पास थोड़ी सी ही चॉकलेट रह गई। ये सोचकर गट्टू बहुत उदास हो गया। ऐसे ही उदास मन से अगले दिन वो स्कूल से लौट रहा था। तभी उसे सड़क के किनारे एक जामुन का पेड़ दिखा। पेड़ देखकर उसने सोचा, मैं भी इस जामुन की तरह चॉकलेट का पेड़ उगा सकता हूँ। बस मुझे बाकी बची चॉकलेट को जमीन में दबाकर उस पर पानी ही तो डालना होगा। ये सोचकर वो जल्दी से अपने घर गया और बाकी बची चॉकलेट और एक बोतल पानी लेकर उस जामुन के पेड़ के पास आ गया। वहाँ उसने एक छोटा सा गड्ढा खोदा और चॉकलेट को उसमें रखकर उस पर पानी डाल दिया। वाह, अब जल्द ही मेरा भी चॉकलेट का पेड़ होगा और मैं रोज पेट भरकर चॉकलेट खाऊंगा। उसी समय एक बूढ़ा आदमी वहाँ से गुजर रहा था। गट्टू को यूं हंसता देख वो गट्टू के पास आया। क्या हुआ? तुम ऐसे अकेले खड़े हंस क्यों रहे हो? अंकल, मैं अपने पेड़ के बारे में सोचकर खुश हो रहा हूँ। तुम्हारा पेड़? क्या ये जामुन का पेड़ तुम्हारा है? नहीं, जामुन का नहीं। मैंने यहाँ जमीन में कुछ चॉकलेट दबाई है। अब यहाँ मेरा चॉकलेट का पेड़ उगेगा। क्या? हाँ अंकल। मैं खुश नहीं हो रहा,
बल्कि तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि इस तरह से चॉकलेट का पेड़ नहीं उगता और तुमने लालच में आकर अपनी बाकी बची चॉकलेट भी बर्बाद कर दी। ये सुनकर गट्टू समझ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। ये मैंने क्या किया? लालच में आकर मैंने बाकी बची चॉकलेट को भी बर्बाद कर दिया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें